हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 22 जून के एडिटोरियल की। यह आज के न्यूज़पेपर का सेकंड एडिटोरियल है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें आशीष क्लासेस। ठीक है, दो एप्लीकेशन है, दोनों का ही लोगो यही दे रखा है। एक आशीष क्लासेस इंग्लिश है, एक आशीष क्लासेस है। ये जो न्यू एप्लीकेशन आशीष क्लासेस है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर एक तो ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, और एक यहाँ पे ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश, जहाँ पे 30 क्लासेज हो चुकी हैं। मतलब हर दिन की एक क्लास मिलती है वहाँ पे, और वीक में 5 डेज मिलती है। तो 30 क्लासेज वहाँ पे हो चुकी है। पर डे का एक वीडियो मिल जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। आपको साथ में किसी भी स्टेट एग्जाम में अगर ट्रांसलेशन आता है तो वहाँ पे वो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और एक और जो एप्लीकेशन आशीष क्लासेस है, आशीष क्लासेस इंग्लिश है, उस पर आपको मिलेगा एडिटोरियल का बैच, जो कल से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और उससे पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं, ताकि आप लोग यहाँ पे पहले से जान जाएं कि इस वर्ड का वहाँ पे आपको रेफरेंस दे रखा होगा, उसका वहाँ पे याद आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है परपेचुअल, पहला मीनिंग, पहला वर्ड परपेचुअल का मतलब होता है सनातन, जो लगातार चलने वाला हो, कभी ना खत्म होने वाला हो। एडजेक्टिव है एवर लास्टिंग या नेवर एंडिंग। जब ये वर्ड वहाँ पे आएगा तो उसको याद करने की कोशिश करना, हूबहू यही सिनोनिम्स, एवर लास्टिंग, नेवर एंडिंग। दूसरा वर्ड यहाँ पे है फॉल ऑन। फॉल ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की जिम्मेदारी होना। ठीक है, अगर फॉल ऑन कर देंगे इसका मतलब है टू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन टू डू समथिंग। अगर आपके ऊपर कोई भार है, कोई जिम्मेदारी है कुछ करने की, तो उसके लिए बोलते हैं फॉल ऑन। अगला है हेल्म। इसको हेल्म पढ़ते हैं, इसका ये वर्ब के रूप में है। वैसे ये कोई जो स्टीयरिंग होता है ना शिप या बोट का, उसको बोलते हैं। तो ये उसी से बना है। गाइड या कंट्रोल या स्टीयर कह सकते हो, मार्गदर्शन करना, किसी को निर्देशित करना, गाइड, कंट्रोल या स्टीयर। अगला है बी नॉट मिस्टेकिंग समथिंग। ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है कि पहचान ना पाना असंभव हो, कि ऐसा नहीं है कि आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, पहचान ना पाना असंभव है, आप पहचान ही जाओगे, कहने का मतलब ये है इट इज़ इम्पॉसिबल नॉट टू रिकॉग्नाइज इट। फिर है विन डाउन। विन डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब टू ग्रेजुअली एंड, धीरे धीरे खत्म होना, धीरे धीरे समाप्त होना। फिर एक वर्ड मिलेगा टैपिड। टैपिड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब हाफ हर्टेड, अनएंथुजियास्टिक, इनडिफरेंट, ये सब होते हैं। कहने का मतलब आधे मन से किया हुआ, उत्साहहीन तरीके से किया हुआ, कोई जोश नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, उसके लिए टैपिड का यूज़ करते हैं। फिर वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब एक डेंजरस या बैड सिचुएशन को बोलते हैं। खतरनाक या है बुरी स्थिति। ठीक है, खतरनाक या बुरी स्थिति को वर्टेक्स। वैसे वर्टेक्स होता है वो गोल गोल घूमता है ना, बवंडर बोलते हैं जिसको, भंवर बोलते हैं, उसको बोलते हैं, वर्ल्ड विंड को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो देखेंगे कंटेक्चुअल रेफरेंसेस का, तो खतरनाक या बुरी स्थिति यहाँ पे मतलब निकलेगा। स्पाइरल वर्ब के रूप में लें तो इसका मतलब बढ़ना है। स्पाइरल देखो, कई बार आप नोटबुक के बाइंडिंग कराते हैं ना, स्पाइरल बाइंडिंग, तो ऐसे होती है। तो ये क्या कर रही है, ये बढ़ रही है। इस तरह से याद रखें कि सोर, राइज, एस्केलेट, रॉकेट। फिर परवेड का मतलब होता है फैलना भी होता है, मतलब परकोलेट भी इसका मतलब है, स्प्रेड भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब निकलेगा वो है प्रभावित करना, अफेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लोबैक। ब्लोबैक का मतलब है नकारात्मक परिणाम निकल कर आना, अनइंटेंडेड एडवर्स रिजल्ट्स ऑफ ए पॉलिटिकल एक्शन और सिचुएशन। कोई भी राजनीतिक कार्य है, स्थिति है, उसका अगर एडवर्स रिजल्ट निकल कर आता है तो उसको बोलते हैं ब्लोबैक। फोर्ज का मतलब क्रिएट या फॉर्म, बनाने को बोलते हैं, वर्ब है। टेनर जो शब्द है ये एक नाउन है। इसका मतलब जनरल मीनिंग, कैरेक्टर और पैटर्न ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ का एक सामान्य मीनिंग क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसको टेनर बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। आज का एडिटोरियल है, उसका टाइटल है अ परपेचुअल वॉर। ठीक है, शुरुआत वाला जो एडिटोरियल था वो तो कोरोना पे था, इसलिए मैंने ये एडिटोरियल लिया है। इसको हम डिस्कस करेंगे। ज़रूर से पेन और नोटबुक लेकर बैठना, पूरा सेशन देख के जाना, कहीं पर भी स्किप मत करना अगर आप वास्तव में सीखने के लिए आए हो तो। और ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हों वो भी नोट करने हैं, वोकैबुलरी भी नोट करनी है, जो मैंने दिखाई है वो वर्ड्स मिलेंगे। उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको नहीं पता हो, मैंने हाईलाइट कर रखा हो, है ना। हालांकि मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया, काफ़ी बार वो चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं, तो उसका मैं यहाँ पे बता दूंगा क्या एक्सप्लेनेशन है। तो परपेचुअल वॉर का मतलब क्या है? वॉर का मतलब लड़ाई है, युद्ध है। परपेचुअल का मतलब बताया था नेवर एंडिंग या एवर लास्टिंग, एडजेक्टिव है। तो एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसा युद्ध जो कभी ना खत्म होने वाला है, हमेशा चलने वाला है। और किस विषय को लेकर आर्टिकल लिखा गया है तो दे रखा है ऑन डिलेमाज ऑफ एंडिंग यूएस फॉर एवर वॉर इन अफगानिस्तान। डिलेमा का मतलब होता है कॉन्ड्री कह सकते हो। इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, कॉन्ड्री। डिफ़िकल्टी भी कह सकते हो,
दुविधा, मुश्किल, इसके लिए डिलेमा का यूज़ करते हैं। तो ऑन डिलेमास, तो ये लिखा गया है आर्टिकल उन दुविधाओं पर, उन मुश्किलों पर, ऑफेंडिंग यूएस फॉर एवर वॉर इन अफगानिस्तान की, यूएस की अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई कैसी है, परपेचुअल वॉर है। इसने परपेचुअल के स्थान पे यहाँ पे लिख दिया फॉर एवर, जो हमेशा चलने वाली है, उसको एंड करने की दुविधा पर, कि कैसे ये लड़ाई जो हमेशा से चल रही है कैसे इसका अंत होगा। ठीक है, इस विषय पर आर्टिकल लिखा गया है। यूएस शुड हैव बैक्ड। अब आप पूछेंगे कि सर यूएस से पहले दै क्यों नहीं है, तो ये हेडलाइन का पार्ट है, यहाँ पे आप ग्रामर नहीं देखेंगे, वैसे यूएस से पहले आपको दै मिलेगा। ठीक है, तो यूएस शुड हैव बैक्ड, बैक का मतलब होता है सपोर्ट करना, ये लिख लीजिएगा, सपोर्ट करना। जैसे हमारी बैक जो होती है बॉडी ऑर्गन, वो हमारा सपोर्ट करती है, हमें सीधा खड़े करने में मदद करती है, वैसे ही बैक का मतलब होगा सपोर्ट करना। तो यूएस को शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ऐसा करना चाहिए था। जब भी आपको ये बताना हो ऐसा करना चाहिए था, तो उसके लिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यूएस को क्या करना चाहिए था, यूएस को अफगान सरकार की मदद करनी चाहिए थी, सपोर्ट करना चाहिए था। मोर, ज़्यादा। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इंस्टीड में ऑफ लगता है, किसकी बजाय, पुशिंग हार्ड। पुश हार्ड का मतलब बहुत एफर्ट पुट करना, कि पुश का धकेलना, हार्ड मतलब काफ़ी मुश्किलें आए और बहुत एनर्जी आपने लगाई हो, तो इसका मतलब बहुत प्रयास करना। किसकी बजाय, जो आपने प्रयास किए हैं, एंगेज द तालिबान, तालिबान के साथ आपने बातचीत करने के जो प्रयास किए हैं, तालिबान के साथ जो एंगेज होने के प्रयास किए हैं, उसकी बजाय आप अफगान गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए था, यूएस को। ये लेखक की एक सजेशन है, एक सलाह है। ठीक है भाई, तो इंस्टीड में ऑफ लगेगा, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी लगा हुआ है, तालिबान से पहले दै लगता है, ये हेडलाइन में भी लगा रखा है, वैसे भी दै लगेगा, याद रखना, यूएस से पहले भी दै लगेगा, बैक का मतलब सपोर्ट करना है। तो ये सब बातें इसमें थी। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। अगर मैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी किसके अर्थ इतना मुश्किल नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप खुद से इसको रीड करके आया करो, क्योंकि मॉर्निंग में जब ये सेशन लगाया जाता है प्रीमियर, तो उसमें टाइटल मेंशन किया होता है कि आज ये टाइटल मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये एडिटोरियल पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको पहले से पढ़ के रखा करो, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्या कह रखा है, द डिलेमास ऑफ एंडिंग द यूएस फॉर एवर वॉर, वही बात जो ऊपर दे रखी थी। दुविधाएं, मुश्किलें किसकी, यूएस के लगातार चल रहे लड़ाई को अंत करने की। अपीयर्ड, ऐसा लगा, तो ये दुविधाएं ऐसा लगी। टू फॉल हैविली अपॉन, कि ये फॉल हैविली अपॉन, फॉल ऑन का मतलब या अपॉन का मतलब क्या बताया था, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना कोई काम करने की, है ना। तो ऐसा लगा कि ये दुविधाएं जो हैं, ये मुश्किलें जो हैं, ये किसके कंधों पर आ गई है, प्रेसिडेंट जो बाइडन के कंधों पर आ गई है। अब जो बाइडन के बारे में बताया है, हु इज़ नाउ हेल्मिंग हिज कंट्रीज रश, जो कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है, बाइडन के लिए आ रहा है, इसलिए इज का प्रयोग बाइडन को देख के किया गया है। जो अब क्या कर रहे हैं, हेल्म कर रहे हैं। हेल्म का मतलब कंट्रोल, गाइड, स्टीयर, जो कि अब दिशा निर्देशित कर रहे हैं किसको, अपने देश के रश, रश का मतलब हरी, जल्दीबाजी, जो उनके देश की जल्दीबाजी है उसको ये अब ये गाइड कर रहे हैं। किसके लिए जल्दीबाजी है, एग्जिट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए। किससे पहले, बिफोर द सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइन, कि इन्होंने एक अंतिम डेडलाइन घोषित कर दी है। और डेडलाइन कैसी है, सेल्फ इम्पोज्ड है, खुद ने ही इन्होंने इम्पोज की है, खुद ने ही ये डेडलाइन यहाँ पर निर्धारित की है। और डेडलाइन क्या दी है, 11 सितंबर 2021 तक हमें पूरी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर आना है। अब ये 11 सितंबर 2021 ही क्यों इन्होंने चुना, तो उसका दे रखा है कि द 20 ईयर एनिवर्सरी की, ये 20वीं एनिवर्सरी रहेगी ऑफ द WC टेरर अटैक्स, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले हुए थे, उसके 20 साल यहाँ पे पूरे होंगे। तो इस डेट से पहले ये वहाँ से वापसी करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ तक एक पार्ट पूरा हो गया आपका। फिर समझ लीजिएगा, डिलेमा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब अपीयर्ड है। तो जो मुश्किलें थी, जो दुविधाएं थी यूएस के परपेचुअल वॉर या फॉरएवर वॉर को ख़त्म करने की, वो दुविधाएं, वो बर्डन ऐसा लगा कि किसके कंधों पर आ गई है, प्रेसिडेंट जो बाइडन के कंधों पर। जो बाइडन, जो कि अब देश की जो एक जल्दीबाजी है उसको स्टीयर ये कर रहे हैं। जल्दीबाजी किस लिए है इनके देश की, कि ये एग्जिट होना चाहते हैं किससे पहले, अपने द्वारा निर्धारित, खुद के द्वारा थोपी गई, इम्पोज का मतलब थोपना होता है, वैसे खुद के द्वारा थोपी गई जो गाइडलाइन है 11 सितंबर 2021, उससे पहले ये बाहर निकलना चाहते हैं। अब उसको गाइड कौन कर रहा है, जो बाइडन खुद कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब ये डेट क्यों चुने, उसका वर्णन दे रखा है कि ये डेट जो है ये 20वीं वर्षगांठ होगी, 20वीं एनिवर्सरी होगी WTC टेरर अटैक्स की। ठीक है, आगे दे रखा है वाइल ही क्लियरली सिग्नल्ड, सिग्नल का मतलब संकेत करना है, और वाइल से स्टार्ट है तो इसका मतलब दो क्लॉज मिलेंगे। तो यद्यपि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया, हिज इंटेंशन, अपने इरादों का, इंटेंशन का मतलब इरादा है, टू रिमेन एंगेज्ड विद द वॉर टॉर्न कंट्री। एंगेज विद का मतलब कि ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ये शामिल रहेंगे, ये मतलब मिलकर ही काम करेंगे, किसके साथ, वॉर टॉर्न कंट्री, अफगानिस्तान की बात कर रहा है।
कंट्री अफगानिस्तान, वॉर टर्न का मतलब जो युद्ध से छत विछत हो चुकी है। अब वॉर टर्न टर्न के लिए यहाँ पे इसका मतलब निकालो डिवास्टेटेड। तो युद्ध के कारण जो तहस नहस हो चुका है देश अफगानिस्तान, उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया है क्लियरली कि हम आपके साथ देंगे। कैसे? मीटिंग करके, मिलकर। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले उदाहरण में मिलेंगे किससे? अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी से, और जो हाई काउंसिल है नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की, उसके चेयरमैन से। अब इसको तो ऐसा कैसा पढ़ो, इसका ट्रांसलेट करोगे तो फिर तो अखबार पढ़ने से मतलब है नहीं, क्योंकि इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स में अगर कोई चीज़ दे रखी है, इसका मतलब वो कोई नेम है, ठीक है। और ये जो हाई काउंसिल नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की, उसके जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला। इनके साथ मीटिंग करेंगे। और कहाँ पर मीटिंग होगी? व्हाइट हाउस, जो राष्ट्रपति भवन है। कब होगी? इस सप्ताह होगी। फिर अब देखो, ये यहाँ तक एक क्लोज पूरा हुआ है। यहाँ तक तो बात क्या की है कि वो कह रहे हैं कि हम आपका साथ देंगे। अब इससे आगे बात है वो इसका बिल्कुल विपरीत मिलेगा, क्योंकि वाइल जो है दो ऐसे क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट बातें करते हैं, ठीक है। फिर समझना, कह रहा है कि यद्यपि उन्होंने क्लियरली एडवर्ब है, सिग्नल्ड वर्ब है। ही की वर्ब ये सिग्नल्ड है। हिज इंटेंशन, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। इंटेंशन इरादे को बोलते हैं, और नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है। तो यद्यपि उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया किस चीज़ का, कि वो इस देश के छत विछत देश, जो युद्ध के कारण छत विछत हो चुका देश है, उसके साथ वो एंगेज रहेंगे। और कैसे रहेंगे? मीटिंग करके। पहले उदाहरण में मीटिंग इनकी होगी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी और चेयरमैन जो हैं हाई काउंसिल, जो इस मतलब ये अफगानिस्तान की जो हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की जो काउंसिल है, उसके चेयरमैन अब्दुल्ला से मीटिंग होगी। कहाँ होगी? व्हाइट हाउस में। कब होगी? इस सप्ताह। अब देखो, फिर भी द यूएस ट्रुप विड्रॉल, जो यूएस के ट्रुप का जो विड्रॉल है, विड्रॉल का मतलब पुल बैक, वापस निकलना, पुल आउट, पुल बैक, पुल आउट, ये सब इसके आप सिनोनिम्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस की ट्रुप की जो वापसी है, विड्रॉल है, सिंस May 1। कब से ये वापसी शुरू हो गई थी? 1 मई से स्टार्ट हो गई थी 2021। इन अ सेंस, एक तरीके से, इन अ सेंस मतलब एक तरीके से सिग्नल्स ये संकेत करता है। अब भाई मैंने ये इसको हाईलाइट नहीं किया, ये सब्जेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये एक सब्जेक्ट है। यूएस की ट्रुप की जो वापसी है 1 मई 2021 से, ये यहाँ पे संकेत करती है अपोजिट इंटेंशन, कि इरादा कुछ अलग है। भाई आप कह रहे हो हम साथ देंगे तो फिर आप वापस सेना को निकाल क्यों रहे हो? कहने का मतलब ये है, ये इम्प्लाइड मीनिंग है इसका, कि अब साथ देना ही चाहते हो तो सेना को वहीं रखते हैं। फिर आप कहते हो हम मीटिंग करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से साथ देंगे। तो ये तो सब कहने वाली बातें हैं, कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। देयर इज़ नो मिस्टेकिंग का बताया कि भाई ये इम्पॉसिबल है कि आप पहचान ना पाओ, मतलब आप रिकॉग्नाइज कर ही जाओगे। द तालिबान इन रिएक्शन, कि तालिबान का रिएक्शन क्या होगा? अब तालिबान का रिएक्शन क्या होगा, उसको पहचान न पाना तो असंभव है ना, कि पहचान ना पाओ ऐसा तो असंभव है। स्पष्ट दिख रहा है तालिबान का रिएक्शन, विशेष करके किस लिए, किसके प्रति रिएक्शन? तो देखो, रिएक्शन जिसके भी प्रति होगा ना, उसके लिए 2 लगेगा, तो ये 2 लग रहा है। वॉशिंगटन के प्लान के अनुरूप, मतलब जो यूएस है उसकी राजधानी वॉशिंगटन, तो जब किसी देश की राजधानी की आप बात करते हैं, इसका मतलब उसी देश की हम बात कर रहे हैं। तो अमेरिका की जो योजना क्या है? विंड डाउन इट्स अफगान मिलिट्री प्रेजेंस, कि धीरे धीरे वो अपनी अफगानिस्तान के अंदर जो सेना की उपस्थिति है उसको खत्म करना चाहते हैं। विंड डाउन का मतलब टू ग्रेजुअली एंड, हमने पढ़ा था, है ना। तो कह रहा है कि अब ये जो है ना, तालिबान का जो प्रतिक्रिया है, विशेष करके एडवर्ब है, जो यूएस की प्लान है, यूएस की योजना है, क्या कि अफगानिस्तान में मिलिट्री प्रेजेंस को वो धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, उसके प्रति तालिबान का रिएक्शन क्या होगा? तो ये तो समझ ना पाना तो असंभव, आप बिल्कुल समझ जाओगे। तालिबान तो डेफिनेटली फायदा उठाएगा इसका, ठीक है। एक बात यहाँ पे देखें, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, ये नो मिस्टेकिंग को देखकर इज है। नो जो होता है वो डिटर्मिनर होता है, तो मिस्टेकिंग यहाँ पे नाउन है, ठीक है। नॉट है एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, नॉट डिटर्मिनर होता है। एवर सिंस फरवरी 29, 2020, तो फरवरी 29, 2020 से, एवर सिंस का मतलब इस डेट से, एक निश्चित डेट दे रखी है। व्हेन द यूएस एंड द तालिबान साइन द दोहा अग्रीमेंट, ये कब की डेट है? इस दिन हुआ क्या था? इस दिन यूएस और तालिबान ने एक दोहा अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे समझने वाली बातें 2-3 हैं। यूएस से पहले दे लगेगा, तालिबान से पहले दे लगेगा, और साइन है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो यहाँ प्रीपोजिशन मत लगाना। कई बार आपको लगेगा साइंड ऑन दे रखा होगा एग्जाम में, वो गलत होता है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट आपको दे रखा मिलेगा, तो फिर आपको प्रीपोजिशन लगाना नहीं है, ठीक है। तो जब मतलब 29 फरवरी 2020 को क्या हुआ था? यूएस तालिबान ने हस्ताक्षर किए थे, किस पर? दोहा अग्रीमेंट पर। किस लिए? ब्रिंगिंग पीस, शांति लाने के लिए। कहाँ पे शांति लाना चाहते थे? अफगानिस्तान में। उस दिन से तालिबान लिंक्ड वायलेंस, तालिबान से जुड़ी हुई हिंसा,
तालिबान लिंक्ड वायलेंस, तालिबान से जुड़ी हुई हिंसा, हैज़ रीजन, ये बढ़ी है। ये राइज की थर्ड फॉर्म है, राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, रोज सेकंड फॉर्म होती है, रीजन थर्ड फॉर्म, और ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये बात आप लिख लीजिए, अगर पता हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता हो तो ये नोटबुक में नोट करना कि ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो तालिबान से जुड़ी हुई जो हिंसा है वो धीरे धीरे बढ़ी, स्टेडिली का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ये एडवर्ब है। फिर कह रहा है यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैव असेस्ड, यूएस की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है, जहां इंटेलिजेंस नाम आ गया वहां पे खुफिया, ठीक है, तो यूएस की जो खुफिया रिपोर्ट्स है, सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने असेस किया है। असेस का मतलब क्या है? इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, जांचना, वेट भी कह सकते हो, ठीक है, जांचना। तो इन रिपोर्ट्स में, इन खुफिया रिपोर्ट्स में मूल्यांकन किया गया है दैट अलकायदा स्टिल हैज ए प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, की अलकायदा अभी भी अफगानिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। स्टिल का मतलब क्या होता है? स्टिल एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी। तो अलकायदा जो है अभी भी प्रेजेंस रखता है अफगानिस्तान में, ये इन्होंने बताया है खुफिया एजेंसीज ने। अलकायदा की वर्ब है वो हैज़ है। एंड द टेररिस्ट आउटफिट, देखो आउटफिट का मतलब संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, और इसे आप ग्रुप भी कह सकते हो, ठीक है, आउटफिट का मतलब ये है। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसकी बात कर रहा है? अलकायदा की बात कर रहा है। और अलकायदा जो है उसके जो लॉन्ग टाइज हैं, काफ़ी लंबे समय से जो संपर्क हैं, संबंध हैं, दशकों पुराने संबंध हैं, किसके साथ? तालिबान के साथ। हैव बीन अनडिमिनिश्ड, वो संबंध जो हैं वो रहे हैं, और कैसे रहे हैं? अनडिमिनिश्ड। अब ये अनडिमिनिश्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, हैव बीन यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। तो ये कह रहा है कि ये अनडिमिनिश्ड रहे हैं, मतलब कभी खत्म नहीं हुए हैं। डिमिनिश का मतलब कम होना, अन लगा दिया तो इसका अपोजिट हो गया, खत्म नहीं हुए हैं, कम नहीं हुए हैं, संपर्क बढ़े ही हैं, प्रगाढ़ ही रहे हैं। फिर समझना, तो 29 फरवरी 2020 को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए दोहा अग्रीमेंट पर, किस लिए? ताकि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो। लेकिन उसी दिन से क्या हुआ? तालिबान से संबंधित हिंसा बढ़ी, और यूएस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने यहाँ पे एक मूल्यांकन भी किया, एक असेसमेंट किया। उन्होंने कहा कि अलकायदा अभी भी उपस्थित है अफगानिस्तान में, और टेररिस्ट जो आउटफिट है, मतलब ये अलकायदा की बात कर रहा है, उसके जो लंबे संबंध हैं, दशकों पुराने संबंध है तालिबान के साथ, वो अनडिमिनिश्ड रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। सब्जेक्ट वर्ब तो आपने निकाल ही लिया होगा, मैंने हाईलाइट कर रखा है, कोई खास बात नहीं है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की वर्ब हैव असेस्ड है, अलकायदा की वर्ब हैज है। फिर द टेररिस्ट आउटफिट्स डिकेट्स लॉन्ग टाइज, टाइज सब्जेक्ट है, हैव बीन यहाँ पे वर्ब है। मीनवाइल, इसी दौरान, ये एक एडवर्ब है भाई। इसी दौरान देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो यहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट दी है, एक उसी दौरान क्या हुआ? द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, जमीनी हकीकत जो है, जमीन पर स्थिति, ऑन द ग्राउंड का मतलब यथार्थ स्थिति, रियल कंडीशन, इज फार फ्रॉम इंस्पायरिंग फॉर एनीवन, ये काफ़ी दूर है किससे? इंस्पायरिंग, मतलब कोई ऐसी कहानी नहीं है कि प्रेरित करेगी आपको, आपको मोटिवेशन देगी, आपके लिए बहुत ही सुखद होगी, काफ़ी मतलब खराब परिणाम निकलने वाले हैं। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, हु होप्स फॉर पीस इन द रीजन, जो कोई भी यहाँ पे आशा रखता है कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो, ठीक है, ये हु है वो एनीवन के लिए है। तो इसी दौरान ये जो सिचुएशन है ग्राउंड पर, मतलब ज़मीनी हकीकत जो है, वो तो इंस्पायरिंग नहीं है किसी के लिए भी, वो उस व्यक्ति के लिए जो इस क्षेत्र में शांति की आशा रखता है। फेसिंग टैपिड रेसिस्टेंस फ्रॉम द ANDSF, ये ANDSF अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ठीक है, अफगानिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के लिए यूज़ करते हैं इसको, रक्षा और सुरक्षा बल ये सब उनके लिए यूज़ करते हैं। तो फेसिंग टैपिड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब विरोध होता है, प्रतिरोध होता है। टैपिड का मतलब उत्साहहीन, हमने पढ़ा, एनएंथुजियास्टिक कह सकते हो, इनडिफरेंट कह सकते हो, है ना, या फिर हाफ हार्टेड, आधे मन से किया हुआ, जैसे आप पढ़ाई करो आधे मन से करो, कोई नियत नहीं है, बस आप मोबाइल देख रहे हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो इसका मतलब वो आपकी टैपिड अप्रोच है, ठीक है। तो कह रहा है कि फेसिंग टैपिड रेसिस्टेंस फ्रॉम द ANDSF, तो जो अफगानिस्तान की नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके द्वारा इनका विरोध भी बहुत ही हाफ हार्टेड, बेमन से विरोध करते हैं, मतलब पूरे जोर शोर से तालिबान का ये विरोध नहीं करते, इनका रेसिस्टेंस तो है लेकिन कैसा है? बहुत ही हाफ हार्टेड है। तो कह रहे हैं नाउ विद एवर रिड्यूसिंग एक्सेस टू US एयर सपोर्ट, अब इसका अभी तक का सबसे कम, मतलब रिड्यूसिंग का मतलब एवर रिड्यूस मतलब हमेशा से घट रहा, एक्सेस का मतलब पहुंच, एक्सेस टू मतलब पहुंच कहाँ तक हो तो टू लगता है, US एयर सपोर्ट कि US की हवाई सपोर्ट उसको मिलेगा, है ना। तो अब US का हवाई सपोर्ट भी इसको नहीं मिल रहा है अफगानिस्तान को, तो तालिबान है मैनेज, तालिबान ने अब यहाँ मैनेज कर लिया है क्या? फाइट, लड़ाई आराम से कर सकता है क्योंकि अब डर नहीं है इसको। होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू का मतलब देखो, होल्ड का मतलब थामना, ऑन का मतलब कंटिन्यूसली थामना, टू मतलब किसी चीज़ से चिपके हुए रहना, तो होल्ड ऑन टू का मतलब
किसी चीज को जो वो चाहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिपके रहना, वो है होल्ड ऑन टू। तो यहाँ तालिबान ने मैनेज कर लिया कि वो लड़ेंगे, डटे रहेंगे, एंड इवन टेक बैक द टेररिस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और यहाँ तक कि एक काम और करेंगे, इवन जो है ना वो यहाँ तक कि इंफेसाइज करने के लिए है, यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट से आतंकी जो इनके हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको वापस भी लेंगे, वो टेक बैक करेंगे, वापस उनसे छुड़वा लेंगे जेल से। फिर समझना, यहाँ से देखिए, मीनवाइल एडवर्ब बताया मैंने, तो मीनवाइल जो सिचुएशन है ग्राउंड पर वो कैसी है, किसी के लिए भी इंस्पायरिंग नहीं है, किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत नहीं है, उस व्यक्ति के लिए बात कर रहा है जो कि इस क्षेत्र में शांति की उम्मीद करता है। फेसिंग टेपिस रेसिस्टेंस, अब देखो ऐसा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि ANDSF से तालिबान को कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता, बिल्कुल आधे मन से ये काम करते हैं। दूसरा, यहाँ पे लगातार अफगानिस्तान को जो US एयर सपोर्ट मिलता रहा है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो तालिबान अब आराम से इसने मैनेज कर लिया है कि वो लड़ेगा, यहीं पर डटा रहेगा, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट से अपने आतंकी जो है मित्र हैं इनके, उनको वापस भी छुड़वाएगा, ठीक है। दिस रियलिटी बैक्स द क्वेश्चन, तो जहां कहीं भी ये जो फ्रेज दे रखी हो ना, इसका मतलब मान के चलना रेज द क्वेश्चन, आप इसको बेक द क्वेश्चन बोलें या फिर इसको आप रेज द क्वेश्चन बोलें, एक ही बात है, इसका मतलब प्रश्न खड़ा करना। तो ये जो वास्तविकता है ना कि तालिबान के सपोर्ट में सब कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान को बीच में रजूल में छोड़कर अमेरिका वापस हो लिया है, तो ये जो वास्तविकता है ये प्रश्न खड़ा करती है। किसका प्रश्न खड़ा करती है? तो रियलिटी को देखकर यहाँ पे बैक्स दे रखा है, सिंगुलर वर्ब है, एस जोड़ रखा है। और व्हाट न्यू वर्टेक्सेस ऑफ वायलेंस, कि कौन से नए, वर्टेक्स का मतलब डिफिकल्ट या बैड सिचुएशन, पड़ा था, खतरनाक या बुरी स्थिति को बोलते हैं। वायलेंस, हिंसा, टेररिस्ट, हेवंस, हेवन का मतलब शेल्टर, मतलब आश्रय स्थल। तो कह रहा है कि भाई ये वास्तविकता एक प्रश्न खड़ा करती है कि कौन से नए बुरी स्थितियां, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, किसकी बुरी स्थितियां, हिंसा की, या आतंकी शरण स्थल हैं उनकी, या अन्य सोर्सेज की, रीजनल इनस्टेबिलिटी के, मतलब क्षेत्रीय जो अस्थिरता है उसके जो अन्य स्रोत हैं उनके जो वर्टेक्सेस हैं। अफगानिस्तान माइट प्ले होस्ट टू, देखो ये प्ले होस्ट टू का मतलब है मेज़बानी करना। अगर आप किसी की मेज़बानी करते हो मतलब सत्कार करोगे, आप गेस्ट आएगा आप उसको मेहमान नवाजी करने को बोलते हैं होस्ट करना। तो यहाँ पे माइट दे रखा, माइट का मतलब दूर की संभावना है, वीक पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो ये कह रहा है कि कौन से यहाँ पे नए वर्टेक्सेस जो हैं वायलेंस के, टेररिस्ट, हेवंस के और अन्य जो सोर्सेज इनस्टेबिलिटी के, वो कौन सी चीज़ें अफगानिस्तान यहाँ पे होस्ट करने वाला है, कौन कौन चीज़ों को जन्म देने वाला है, ये यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है। तो प्रश्न खड़ा करता है ये वास्तविकता कि कौन सी नई नई यहाँ पे डिफ़िकल्टीज खड़ी करेगा अफगानिस्तान, हिंसा के संबंध में मान लो, या टेररिस्ट हेवंस के संबंध में मान लो, या जो रीजनल इनस्टेबिलिटी के और भी सोर्सेज हैं उनके विषय मान लो। अदर के बाद देखो नाउन प्लूरल है, अगर द अदर यहाँ पे होता तो नाउन हम लगाते सिंगुलर, ठीक है। एंड नाउ और एंड वेदर, और ये चीज़ कि वेदर द US एंड वेस्टर्न पावर्स विल रिटेन इनफ इन्फ्लुएंस, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन करना, बनाए रखना, और क्या US और वेस्टर्न पावर्स जो हैं, US और पश्चिमी शक्तियां जो हैं, क्या वो पर्याप्त इन्फ्लुएंस बना के रखेंगी। एनफ का प्रयोग ध्यान रखें, अगर नाउन के पहले प्रयोग, नाउन के साथ प्रयोग करेंगे तो नाउन से पहले ही आता है, अगर एडजेक्टिव के साथ प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद में ये आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसका प्रश्न बनता है। रिटेन का मतलब बनाए रखना है, मेंटेन करना है। तो कह रहा है कि भाई और क्या कौन सी चीज़ें हैं, अभी प्रश्न खड़ा कर रहा है तो इसलिए वेदर लगा दिया कंजंक्शन से। प्रश्न अगर हो, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो कंजंक्शन वेदर लगा सकते हैं, तो इसी कारण है ऊपर दे रखा था ना बैक्स द क्वेश्चन ने वेदर लगा दिया। और एक प्रश्न ये भी है कि US और वेस्टर्न पावर्स जो हैं क्या वो इन्फ्लुएंस बना के रख पाएंगे टू प्रिवेंट इवेंट्स इन दिस रिगार्ड, कि इस संबंध में, दिस रिगार्ड का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, घटनाओं को रोकने के लिए, मतलब आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए। फ्रॉम स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, स्पायरल का मतलब क्या देखा था, स्पायरल का मतलब इंक्रीज होना, एस्केलेट होना, राइज होना, बढ़ना, है ना। तो किस चीज़ से, किसको रोकना, रोकने के लिए देखो फ्रॉम लगता है कि भाई ये स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाएं, इतनी बढ़ जाएं आतंकी घटनाएं कि नियंत्रण से बाहर हो जाएं। तो क्या इसको रोकने के लिए प्रभाव फिलहाल रखता है US, और बाकी पश्चिमी शक्तियां क्या ये प्रभाव रख पाएंगी। तो ये प्रश्न यहाँ पे ज़मीनी हकीकत जो है वो उठाती है। फिर समझ लीजिए कि ये जो ज़मीनी हकीकत है, जो ये रियलिटी है, अभी दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये नाउन दे रखा है आगे। अगर ये रियलिटी नाउन नहीं होता यहाँ पे तो दिस को कहते हैं आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये ज़मीनी हकीकत जो है ये प्रश्न उठाती है कि कौन से नए मुश्किल दौर जो हैं, किसके, हिंसा के, टेररिस्ट हेवंस के, या अन्य जो सोर्सेज हैं क्षेत्रीय अस्थिरता के, कि उनको किन को न्योता देगा, यहाँ पे न्योता दे सकता है अब अफगानिस्तान। और प्रश्न उठाता है कि भाई US और वेस्टर्न पावर्स जो हैं क्या वो अपना प्रभाव बना के रख पाएंगे, किस लिए, ऐसी घटनाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने से रोकने के लिए उनका जो प्रभाव फिलहाल है क्या वो बना के रख पाएंगे।
क्लोजर टू होम, इसका मतलब अगर घर की बात करें, अफगानिस्तान की ही मतलब हमारे देश की बात करें, क्लोजर टू होम का मतलब है कि ये अधिक चिंतित करने वाला विषय है क्योंकि ये पर्सनल मैटर है। अगर हम भारत की बात करते हैं, अ सेंस ऑफ कंसर्न, तो चिंता का एक सेंस मस्ट बी परवेडिंग, परवेड का मतलब अफेक्ट करना है। साउथ ब्लॉक, याद रखो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ये दो टर्म्स कई बार यूज किए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में। साउथ ब्लॉक का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस कह सकते हो, वहाँ पे आप आपका जो क्या बोलते हैं विदेश मंत्रालय है वो भी यहीं पे होता है, और रक्षा मंत्रालय भी साउथ ब्लॉक में आता है। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री आती है, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ ब्लॉक का मतलब जो प्रधानमंत्री वाला ऑफिस है, आपका जो रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय है, इनको प्रभावित करेगी चिंता। तो अगर घर की बात करें तो एक प्रकार की चिंता यहाँ पे मस्ट बी परवेडिंग, निश्चित रूप से यहाँ पे अफेक्ट कर रही होगी। मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए, बाध्यता के लिए आता है, तो निश्चित रूप से अगर घर की बात करें तो एक चिंता जो है वो अफेक्ट कर रही होगी किसको, साउथ ब्लॉक को, मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस को, रक्षा जो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री है उसको, और साथ में आपका जो क्या बताया था मैंने आपको, विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। एज द लास्ट यूएस ट्रूप कैरियर्स, क्यों एज यहाँ पे कंजंक्शन काम करेगा, बिकॉज द लास्ट यूएस ट्रूप कैरियर्स। ट्रूप कैरियर का मतलब ये तो सैन्य टुकड़ियाँ होती हैं, कैरियर का मतलब यहाँ पे एयरक्राफ्ट कह सकते हो। तो जिन हवाई जहाज से यूएस ने अपने सेनाओं को भेजा था वहाँ पे, उसको बोलेंगे ट्रूप कैरियर, ठीक है। तो क्योंकि जो अंतिम यूएस के ट्रूप कैरियर है वो भी वहाँ पे लिफ्ट ऑफ हो गए, लिफ्ट ऑफ का मतलब वहाँ से उड़ान भर ली है उसने भी, वो भी अपनी सेना लेके चला गया है विमान। कहाँ से, बगराम से। बगराम एक टाउन है अफगानिस्तान में। तो यहाँ से ये जो यूएस का अंतिम जो ट्रूप कैरियर है वो भी वहाँ से लिफ्ट ऑफ हो गया है। लिफ्ट ऑफ का मतलब ज़मीन से उठना, ठीक है, ये भी चला गया है। पोटेंशियली अलाउइंग, और संभावित रूप से ये अलाउ कर रहा है एजेंट्स को लिंक्ड टू पाकिस्तान मिलिट्री। कौन से एजेंट्स, जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री से संबंधित हैं, और किससे संबंधित हैं, इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट, खुफिया जो विभाग है उससे। क्या दे रहा है, क्या अलाउ कर रहा है कि इनको फ्रीयर हैंड दे रहा है, मतलब इनको आज़ादी दे रहा है। किस लिए, टू एंगेज विद एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स। अब एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का मतलब है वो तत्व जो अतिवादी हैं, जो एक प्रकार से कह सकते हो जैसे आप क्या कह सकते हो इसको, तालिबान जो है ना उसके लिए यूज़ किया गया है। एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट का मतलब यहाँ पे तालिबान के लिए है, जो काफ़ी अति उन्होंने कर रखी है, उनके साथ ये एंगेज हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ से यूएस का डर खत्म हो गया। तो भारत को डर ये है कि अब पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट है, उनके साथ जुड़े हुए एजेंट्स जो हैं वो, उनको यहाँ पे फ्रीयर हैंड मिल गया है, आज़ादी मिल गई है कि वो तालिबान के साथ जुड़ पाएंगे अफगान में, विद पॉसिबल ब्लोबैक फॉर इंडिया। और संभवतया ये एक नेगेटिव परिणाम होगा भारत के लिए, ब्लोबैक होगा। ब्लोबैक का मतलब हो गया एक नेगेटिव परिणाम, मतलब एडवर्स एक रिजल्ट जो होता है अनइंटेंडेड, उसको बोलते हैं ब्लोबैक, ठीक है। व्हाट विल बिकम ऑफ न्यू दिल्ली इज लॉन्ग साइटेड। ये व्हाट विल बिकम ऑफ मतलब इसका क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा, व्हाट विल बिकम ऑफ हिम, उसका क्या होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाते हैं ऐसे। तो क्या होगा किसका, नई दिल्ली के लॉन्ग साइटेड, दूरदर्शी। अगर शॉर्ट साइटेड हो तो निकट दृष्टि होता है, लॉन्ग साइटेड हो इसका मतलब दूरदृष्टि। तो भारत का, अब न्यू दिल्ली आ गया मतलब देश की राजधानी, इसका मतलब इंडिया की बात कर रहा है। तो क्या होगा, भारत का जो दूरदर्शी सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट था। सॉफ्ट पावर का मतलब है जहां पे कोई दबाव ना हो, जहां पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सभी को साथ लाने की कोशिश की जाए, समझा बुझाकर, परसुएशन से, उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट और निवेश किसमें, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट। तो क्या होगा, भारत का जो एक लंबे दूरदृष्टि एक योजना भारत की थी कि यहाँ पे शिक्षा में निवेश मिलेगा, ट्रेनिंग में मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट में मिलेगा। तो इनका क्या होगा। अब आगे एक कंडीशनल सेंटेंस है, हेड से स्टार्ट है। देखो इफ को हटा के आप कंडीशनल सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल कर भी बना सकते हो। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, जहां पर अगर आपको याद आता हो, पढ़ा हो, कुछ चीज़ें दिमाग में हो तो पता होगा आपको कि एक तरफ इफ के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो दूसरे साइड में वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, इनका प्रयोग किया जाएगा। तो ये हेड को इसने निकाल लिया बाहर, तो ये फर्स्ट कंडीशनल थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन रूप है। तो यदि यूएस ने कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग हैंड यहां पे प्ले किया होता, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, स्ट्रॉन्ग हैंड सपोर्टिंग द अफगान गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्ग हैंड प्ले करने का मतलब मजबूती से काम किया होता। तो यदि यूएस ने लगातार मजबूती से काम किया होता, किसके लिए, अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, किसकी बजाय, पुशिंग एज हार्ड एज इट डिड, मतलब इतनी इसने मेहनत करी,
जितनी की मतलब उतनी मेहनत जितनी की वो कर सकता था उतनी मेहनत करी। किस लिए? तालिबान के साथ बातचीत करने। तालिबान से बात करने की ज़रूरत कहाँ थी? आप अफगानिस्तान को सपोर्ट करते, तालिबान का सफाया अपने आप हो जाता। कहने का मतलब ये है। तो यदि यूएस ने यहाँ पे कंसिस्टेंटली प्ले किया होता स्ट्रॉन्ग हैंड, क्या करते हुए? अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए, किसकी बजाय? पुशिंग एज हार्ड एज। ये एज जो है वो एडवर्ब है। जब तुलना करने के लिए एजेस का प्रयोग करते हो तो एज यहाँ पे एडवर्ब होगा, याद रखना, ठीक है। जैसे एज ब्लैक, एज हार्ड, एज इंटेलिजेंट, एज, इन सब में एज जो है वो एडवर्ब है। किसकी बजाय? मतलब जितना इसने किया है ना, मेहनत करी है, उस मेहनत को करने की बजाय मेहनत किस लिए करी है? तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए, एंगेज होने के लिए। तो कह रहा है दैट माइट हैव डिलेड वाशिंगटन एग्जिट प्लान्स। तो अगर ऐसा किया होता ना तो शायद इससे क्या होता? इससे यहाँ पे वाशिंगटन का जो एग्जिट प्लान है, जो अमेरिका अपनी वापसी की योजनाएं बना रहा है और मई से इसने स्टार्ट भी कर दी है, तो ये जो योजनाएं हैं इनमें देरी हो जाती, डिले हो जाता, थोड़ा देरी से यहाँ पे एग्जिट करता, बट प्रोवाइडेड मोर लीवे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती कि यहाँ पे आज़ादी मिलती। लीवे का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम कह दो, लिबर्टी कह दो, इंडिपेंडेंस कह दो, मैन्यूमिट कह दो। एक ये वर्ड बता रहा हूँ, मैन्यूमिट, इमेंसिपेशन भी होता है, ये सब आज़ादी स्वतंत्रता के लिए बोलते हैं। तो ये ANDSF बताया था, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक फ्रीडम होती टू पुश हार्डर की ये अधिक गर्मजोशी से मतलब प्रयास करते एंड टेक एनफ टेरिटरी, और ये पर्याप्त क्षेत्र यहाँ पे अपने अधिकार ले लेते टू वीकेंड द तालिबान ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ग्रिप। किस लिए? तालिबान की जो कुल मिलाकर स्ट्रेटेजिक ग्रिप है, ग्रिप का मतलब पकड़, स्ट्रेटेजिक रणनीतिक, ओवरऑल सभी मिलाकर इसको कमजोर कर देते। ठीक है। एनफ का प्रयोग फिर से देख लो, टेरिटरी नाउन है इसलिए एनफ का प्रयोग नाउन से पहले हो रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रिक्ट तरीके से यूएस ने किया होता ना काम, सपोर्ट किया होता, और किसकी बजाय कि तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए इसने बहुत मेहनत करी, वो मेहनत वहाँ कर लेता ना, तो इससे क्या होता है? इससे शायद ये वाशिंगटन का एग्जिट प्लान में देरी हो जाती, मान ली बात, लेकिन एक काम जरूर होता कि ANDSF को लीवे मिल जाती, फ्रीडम मिल जाती कि वो पुश हार्डर, मतलब जितना प्रयास ये कर रहे हैं उससे अधिक ये प्रयास, हार्डर दे रखा डिग्री कंपैरेटिव, प्रयास करते किस, और क्या करते? एनफ टेरिटरी ये पर्याप्त कर लेते, मतलब पर्याप्त क्षेत्र इनके पास होता ताकि ये तालिबान के जो स्ट्रेटेजिक ग्रिप है उसको कमजोर कर पाएं। गिवन द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, गिवन का मतलब है कंसिडरिंग। ठीक है, गिवन का मतलब कंसिडरिंग। तो कह रहा है कि संभावना को देखते हुए, किस संभावना को देखते हुए? अब द ANDSF फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में टूटने की प्रक्रिया होती है। इफ समथिंग ब्रेक्स इनटू पीसेज उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ANDSF का फ्रेगमेंटेशन होने की संभावना को देखते हुए, और इसके बारे में बता रहा है कि पहले से हो भी रहा है, कुछ क्षेत्रों में ANDSF टूट भी चुका है, टुकड़ों में टूट चुका है, पहले से ही ये घटित हो रहा है, अकर हो रहा है। इट नाउ अपीयर्स, अब ऐसा लगता है, मोर लाइकली, कि अधिक संभावना है दैट डील में बी फोर्स्ड, कि एक यहाँ पे सौदा हो सकता है, डील यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, फॉर्म हो सकती है। फोर्स का मतलब क्रिएट या फॉर्म ने पढ़ा, ये पैसिव वॉइस है, और मैं दे रखा है तो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे डील हो जाए। किस किस के बीच में? तालिबान और पावर ब्रोकर्स के बीच में। पावर ब्रोकर्स का मतलब जो दलाल हैं सत्ता के, ठीक है, जो पावर चाहते हैं किसी भी हालत में, तो उनके बीच सौदा हो जाए। वंस एसोसिएटेड विद द अफगान गवर्नमेंट, एक बार ये पावर ब्रोकर्स जो हैं अफगान सरकार के साथ जुड़ जाएं तो फिर सौदा कर सकते हैं ये। ठीक है। तो कह रहा है कि इस संभावना को देखते हुए कि ANDSF का फ्रेगमेंटेशन पहले से ही कुछ हिस्सों में हो रहा है, इस संभावना देखते हुए ऐसा लगता है, इट की वर्ब अपीयर्स है, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, कि अधिक संभावना है कि एक डील यहाँ पे हो सकती है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, किस? तालिबान और पावर ब्रोकर्स के बीच। पावर ब्रोकर जब एक बार अफगान सरकार के साथ एसोसिएट हो जाएंगे तो ये सौदा कर लेंगे। दिस कुड लीड टू ए तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल। इससे क्या होगा? लीड टू का मतलब होता है परिणाम निकलना। इसका परिणाम ये होगा कि कुड दे रखा है तो पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो हो सकता है कि इसका परिणाम ये निकले कि तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल, कि तालिबान सेंट्रिक मतलब तालिबान को ही फोकस में रखकर, तालिबान को ही ध्यान में रखकर एक रिलीजियस काउंसिल बन जाए, एक धर्म सभा बन जाए, दैट सेट्स एन ओवरऑल टेनर फॉर गवर्नेंस, जो कि क्या करेगी? पूरे तरीके से गवर्नेंस का जो तरीका है, गवर्नेंस का जो टाइप है, इमेज है, टाइप है, काइंड है, उसको ये सेट कर देगी। किसके आधार पर? इस्लामिक लॉ के आधार पर, यट बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ, यट परमिट्स अ सेमी ऑटोनोमस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल पावर। फिर भी ये परमिट करता है क्या? एक सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस स्वायत्त, जो किसी के दूसरे के अधिकार में नहीं है, खुद के अधिकार में है। सेमी का मतलब अर्ध, तो अर्ध स्वायत्त। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल पावर मतलब कार्यकारी जो सरकारी शक्तियां हैं वो, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी। टू ऑपरेट विद इन दैट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब स्ट्रक्चर, संरचना,
कि वो संचालित कर सकें किसके भीतर, उस फ्रेमवर्क के भीतर। फिर समझना, तो ये यहाँ पे क्या कर सकता है, तालिबान सेंट्रल रिलीजियस काउंसिल को मतलब यहाँ पे लीड कर सकता है ना, ये जाके ये मतलब परिणाम इसका ये निकल सकता है कि ये ऐसी काउंसिल बना दे। वो काउंसिल, उसके डेट लग रहा है, वो काउंसिल जो क्या कर सकती है, देखो काउंसिल के स्पेलिंग जो अगर COUNSEL हो तो ये सलाह देने को बोलते हैं, और ये स्पेलिंग हो इसका मतलब काउंसिल सभा होती है, परिषद होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये एक गवर्नेंस जो इस्लामिक लॉ के आधार पर हो उसको ये क्या कर देगी, सेट कर देगी उसके काइंड को। यट परमिट्स अ सेमी ऑटोनॉमस, फिर भी लेकिन यहाँ पे परमिट करेगी क्या कि अर्ध स्वायत्त एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल पावर हो, जो कि दी गई फ्रेमवर्क में, इस फ्रेमवर्क में, इस संरचना में कि धर्म के आधार पर ही सब निर्णय होंगे, इसको ये इसके अंदर ऑपरेट कर पाएँ। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बहुत आसान है, भारत की बेरोजगारी दर। स्टूड का मतलब यहाँ पे मान लो कि यहाँ तक फिक्स हो गई है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट दर कितनी रही, मतलब इसने हिट कितना किया मार्क, इसने 9.35% का मार्क हिट कर दिया। किसके लिए, फॉर द सेकेंड वीक एंडेड जून 20, तो जून 20 जब दूसरा वीक एंड हुआ है तो उसमें फॉर द वीक एंडेड जून 20, तो जून 20 को जो वीक एंड हुआ है उस वीक तक अनएम्प्लॉयमेंट दर कहाँ पहुँच चुकी है, 9.35 पर, अप फ्रॉम 8.7%, ये 8.7% से ऊपर हो गई है। अब का मतलब ऊपर, अ वीक अगो, जो एक सप्ताह पहले थी, पहले इतनी थी अब इतनी, मतलब ये तो बढ़ोतरी होगी, इसका मतलब खतरे की घंटी है। बट लोअर देन, लेकिन ये कम है किससे, देन 13.62%, पहले 13.62% थी, कब, जब 6 जून को वीक एंड हुआ था ना, उसमें थी ये 13.62%, फिर 13 जून को एंड हुआ, उस पर आ गई ये 8.7%, अब 20 को हुआ एंड, उसमें आ गई 9.35%, इस तरह बता रहा है। द रेट हिट रिसेंट पीक, तो हाल ही में जो पीक आया है इसका, ये 14.73% का पीक, मतलब सर्वोच्च स्तर पर महंगी जो बेरोजगारी है वो पहुंची थी। तो ये जो दर है ये पहुंच गई, रेट जो है वो हिट कर गई हाल ही के पीक को, इतनी, कब, 23 मई को, तो 23 मई को इसने पीक छुआ था, ठीक है, पीक पे पहुंच गया था। रेट की वर्ब हिट है, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है। CMIE's MD एंड CEO महेश व्यास, ये कोई एजेंसी है, इसके MD जो CEO महेश व्यास हैं, जो कि एक इन एन आर्टिकल, इन्होंने एक आर्टिकल में जो इस महीने की शुरुआत में लिखा गया था, इन्होंने कहा था द स्पाइक इन अनएम्प्लॉयमेंट, स्पाइक का मतलब इंक्रीज, इंक्रीमेंट, ठीक है, जो बढ़ोतरी है किसमें, बेरोजगारी दर में। इम्प्लाइड दैट, इम्प्लाई का मतलब होता है अर्थनिहित होना, इसका मतलब ये था दैट ए नंबर ऑफ पीपल हु लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट, कि बहुत बड़ी संख्या में जिन्होंने रोजगार खोया है। अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल लगता है, याद रखें। तो बहुत बड़ी संख्या में जिन्होंने जॉब एम्प्लॉयमेंट लूज किया था, कंटिन्यू टू लुक फॉर जॉब्स, वो लगातार जारी रहे, लगातार उन्होंने जॉब की तलाश कंटिन्यू रखी, लुक फॉर का मतलब सर्च करना, ठीक है। तो CMIE के MD और CEO महेश व्यास, इन्होंने एक आर्टिकल में इस महीने के शुरुआत में कहा था कि जो बेरोजगारी दर के अंदर बढ़ोतरी है, इसका मतलब ये था कि बहुत बड़ी संख्या में जिन लोगों ने रोजगार खो दिया, उन्होंने कंटिन्यू किया जॉब्स के लिए सर्च करना। ड्यूरिंग द वीक एंडेड ऑन जून 20, तो जो वीक 20 जून को एंड हुआ, उस वीक के दौरान अर्बन जॉबलेसनेस, अर्बन का मतलब होता है शहरी, इसका ऑपोजिट होता है रूरल, ग्रामीण, तो शहरी जो बेरोजगारी है मूव्ड इनटू डबल डिजिट, ये पहुंच गई डबल डिजिट में, दहाई के आंकड़े में, और कितनी पहुंच गई, पहले 9.7% थी, अब ये 10.3% पहुंच गई। कब की बात कर रहा है, एक वीक एगो। रूरल जॉबलेसनेस, अब कह रहा है ग्रामीण बेरोजगारी। इंच अप का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है, धीरे धीरे किसी की ओर बढ़ना, उसको बोलते हैं इंच अप। जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो भी धीरे धीरे हाइयर पेस पे जा रही है, मतलब कहीं तेज गति से, पेस मतलब गति, मूवमेंट, तो तेज गति से जा रही है, कहाँ तक, पहले थी 8.23% तक, अब ये जा रही है 8.92% पर। ये कब के आंकड़े हैं, 13 जून को रिकॉर्ड किए गए आंकड़े हैं। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लाइक ज़रूर करके जाएं जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, और ज़रूर से इसे शेयर कर दें। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।